हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो आपकी यूनिट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। नेट कॉमर्स में एक यूनिट है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, उसका एक टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं नेट कॉमर्स के 10 यूनिट्स, उन सभी के टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और यूजीसी नेट कॉमर्स के एमसीक्यूज़ की भी एक प्लेलिस्ट चल रही है, ठीक है, वीडियोस, उसमें 77 के आसपास वीडियोस डिस्कस हो गई हैं, उनका लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स दोनों में टेक्निकल डिफरेंस होता है, दोनों का सेक्शन अलग अलग है। और दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। तो जिन लोगों को नहीं पता दोनों में क्या डिफरेंस है, उन लोगों को वो ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो, क्योंकि आपके नेट कॉमर्स में माइनर से माइनर आपका डीप नॉलेज चेक किया जाता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर एग्रीमेंट। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशंस। कई बार आपसे ना इससे भी पूछा जा सकता है कि यूनिलेटरल और बायलेटरल किस पे बेस्ड हैं। ओके, तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना है। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशंस में कौन कौन से आएंगे, हमारा यूनिलेटरल और बायलेटरल। देखो, यूनिलेटरल, यूनि मतलब वन, ओके। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है जिसमें ऑफरर प्रॉमिस करता है टू पे आफ्टर द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड एक्ट। यानी कि एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड होते हैं, जिसमें एक ही पार्टी को अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है। ध्यान रखना, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें वन पार्टी को ही, यानी कि जो ऑफरर होता है उसी को ही अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सपोज आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, ठीक है, तो आप ये ऑफर करोगे कि जो भी मेरी इस चीज़ को ढूंढेगा उसको 5000 प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ही, जब अगर कोई पर्सन ढूंढ लाता है तो आपको ही क्या करना पड़ेगा, 5000 देना पड़ेगा। यानी कि वन पर्सन को, जो ऑफरर है, उसको अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। वन साइडेड होती हैं, रिक्वायरिंग ओनली अ प्री अरेंज्ड कमिटमेंट फ्रॉम द ऑफरर। और ये जो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स है ये यूजुअली ओपन और ऑप्शनल ऑफर्स के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखो, जरूरी तो नहीं है कि लोगों को उसके, जो चीज़ गुम हुई है उसको ढूंढना ही पड़ेगा, उनके लिए तो ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर उनको मिल जाती है वो चीज़ तो वो उनको रिवार्ड देना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन बन जाती है ऑफरर की। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुए, जिसमें एक पार्टी को अपना ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ता है। दूसरा हम बात करते हैं बायलेटरल। बाय मतलब टू, यानी कि यहाँ पर जो बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज को ही अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करना पड़ता है, दोनों पार्टीज को ही, ठीक है। जो, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो वन पार्टी का प्रॉमिस है दूसरे के लिए कॉन्सिडरेशन का काम करता है फॉर प्रॉमिस ऑफ द अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ये जो हमारे बाइंग सेलिंग एग्रीमेंट, जैसे ए ने बी को बोला कि वो उसकी वॉच 1000 रुपीज़ में परचेज करेगा, ठीक है। अब ए ने बी से क्या ले ली, वॉच ले ली, ठीक है, और बी को उसकी जगह 1000 रुपीज़ मिल गए। तो ये क्या हो गया, दोनों पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा करना है, दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। तो ये हमारा क्या होता है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। अभी हमने किस पे किया, बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। अब आए मोड ऑफ क्रिएशन, कि किस वे में क्रिएट हुआ है हमारा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पे दो आते हैं हमारे, एक्सप्रेस एग्रीमेंट और दूसरा क्या आता है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट वो होते हैं जो बाय वर्ड ऑफ माउथ और इन राइटिंग, यानी कि वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किए गए हैं। और ये टर्म मैंने आपके साथ पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस की है। ऐसा प्रपोजल और जो एक्सपेक्टेड किया, मतलब जो एक्सेप्ट किया गया एक्सप्लिसिटली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ए अपनी कार को 3,50,000 में सेल करना चाहता है और वो बी को इसके लिए प्रपोजल भेजता है, ठीक है, तो वर्ड्स के थ्रू, जो कि उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो एग्रीमेंट जो यहाँ पर हुआ, दैट विल बी एक्सप्रेस एग्रीमेंट।
अब बात करते हैं इम्प्लाइड एग्रीमेंट की। देखो एक्सप्रेस एग्रीमेंट में तो क्या होता है, ऑरली या फिर रिटर्न वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। बट इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स में क्या होता है, थिंकिंग और बिहेवियर से पता चलता है पार्टीज की। फॉर एग्जाम्पल, जो बस ड्राइवर होता है वो, अब देखो बस स्टैंड पे जब ऑरली तो इनवाइट नहीं करता ना वो पैसेंजर्स को, वो स्टॉप करता है बस को एट द बस स्टॉप, और जो पैसेंजर्स होते हैं बोर्ड विदाउट बीइंग इनवाइटेड, ऐसे ही होता है। तो ये साइलेंट या फिर टेसिट इनविटेशन जो होता है, ध्यान रखना टेसिट वर्ड भी यूज किया जा सकता है, बाय द ड्राइवर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द पैसेंजर्स इज एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप्स है हमारा वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइडेबल। देखो जो वॉइड एग्रीमेंट होता है उसका डेफिनेशन किस में दिया गया है, सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2G में। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड एग्रीमेंट। और जो एक वॉइड एग्रीमेंट होते हैं उस पर कोई लीगल राइट्स नहीं होते हैं, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है लीगल इफेक्ट होता ही नहीं है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द बिगिनिंग इसका लीगल इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और या फिर विदाउट कॉन्सिडरेशन आप कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और कई बार जो हमारा मेन एलिमेंट है एग्रीमेंट का, उसमें ही दोनों पार्टीज मिस्टेकन है। मिस्टेकन का मतलब वो दोनों सेम सेंस में उस चीज़ में एग्री ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना मिस्टेकन का, बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका आप सिंपली ये याद रखिए कि जैसे कि माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है, ऐसा कोई पर्सन जो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है उसके साथ किया है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ किया है, तो ये वाले हमारे वॉइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट की। वॉइडेबल एग्रीमेंट वो होते हैं जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। एक पार्टी की तरफ से तो वो मतलब वॉइडेबल है, यानी कि एक पार्टी तो उसको एनफोर्स कर सकती है बट दूसरी की तरफ से नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसका एग्जांपल पहले बताया है कि उसमें एसेंशियल एलिमेंट जो होता है ना फ्री कॉन्सेंट का, वो होता ही नहीं है। अब फ्री कॉन्सेंट कब नहीं होता, जैसे दूसरी पार्टी को आपने कोर्स किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन किया फैक्ट्स का, या फिर फ्रॉड, तो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा किसकी तरफ से, एग्रीव्ड पार्टी, यानी कि जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से वॉइडेबल होगा, ठीक है। अब उसकी मर्जी है, जिस पार्टी को आपने कोर्स किया है या फिर जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रैपिडिएट रिसाइन कर सकती है, या फिर वो डिसाइड कर सकती है कि वो इसको आगे कंप्लीट करेगी, ठीक है। और एग्रीमेंट तब तक वैलिड होगा जब तक कि जो दूसरी पार्टी है जिसकी तरफ से ये वॉइडेबल है इसको रिनाउंस रिसाइन ना कर दे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे अजय जो है थ्रेटन धमकी देता है विजय को कि अगर वो उसको, ठीक है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी उसको सेल नहीं करेगा एट ए प्राइस, ऐसे प्राइस पे जो कि इवन हाफ भी नहीं है उसकी मार्केट वैल्यू का, और इससे क्या होता है, और विजय धमकी से डरकर एग्रीमेंट कर लेता है इस इफेक्ट में, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट है ये क्या है, वॉइडेबल एग्रीमेंट है। विजय जो है, विजय के साथ यहाँ पर क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है ना, विजय आइदर उसको बाउंड, मतलब वो उसको अपनी, मतलब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर भी सकता है और या फिर इसको रेपुडिएट कर सकता है, उसकी तरफ से ये क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन लॉ। लॉ के बेसिस पर लीगल एग्रीमेंट्स हो गए और इलीगल, ठीक है। इलीगल, लीगल में क्या होगा, जिस पे सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि एक वैलिड एग्रीमेंट्स के लिए होने चाहिए, ठीक है। जो एक वैलिड एग्रीमेंट में एलिमेंट्स होने चाहिए ज़रूरी, वो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे ए जो है एग्री करता है कि वो अपना बाइक बी को सेल करेगा 50,000 में, और बी एग्री कर जाता है उस प्राइस पे परचेज करने में, तो ये लीगल एग्रीमेंट है, ठीक है। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हैं तो वो लीगल एग्रीमेंट माना जाएगा। इलीगल में क्या होगा, ऐसा जो एग्रीमेंट जो कि फॉलो नहीं करता है बेसिक पब्लिक पॉलिसी की, या फिर जो क्रिमिनल इन नेचर है या फिर इमोरल है, तो वो क्या होते हैं, हमारे इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। अगर हम बात करें इमोरल होने की, इमोरल का मतलब जो कि पब्लिक या फिर सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है, और क्रिमिनल तो आपको पता ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी को कहता है कि वो 50,000 रुपीज़ देगा बी को अगर वो सी को मारता है, ठीक है, और बी इस चीज़ के लिए मान जाता है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्रीमेंट इलीगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी क्रिमिनल एक्ट करता है, और अगर बी मार भी देता है सी को और वो अब क्या करता है, ए बाद में मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें पैसे, तो बी इस केस में कोर्ट के पास नहीं जा सकता। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बी इस केस में कोर्ट के पास नहीं जा सकता। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो वॉइड एग्रीमेंट होता है ना, वो मच वाइडर होता है कंपेयर टू एन इलीगल एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो तो वॉइड हैं, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स जरूरी नहीं है कि वो इलीगल हो। अब जैसे मान लो आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये वॉइड है, बट जरूरी थोड़े ना कि ये इलीगल है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक मान लो कोई भी कोलेटरल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इलीगल एग्रीमेंट, वो भी क्या मानी जाएगी, इलीगल ही मानी जाएगी। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस्ड पे एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट होगा। अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटेड दैट हैज़ बिन डन, यानी कि जिसपे पार्टीज जो हैं उन्होंने परफॉर्म्ड, परफॉर्मेंस के बेसिस पे है ना, उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म्ड कर दिया है। जैसे मान लो ए ने बोला कि मैं तुम्हारी वॉच परचेज करना चाहता हूँ 1000 में, और बी ने क्या, बी उसके लिए एग्री हो गया। अब ए ने उसको वॉच जो है खरीद ली उसकी, यानी कि वो सॉरी सेल करना चाहता था, उसकी वॉच उसने सेल कर दी और उसने 1000 रुपीज़ दे दिए। तो यहाँ पर दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी हैं, परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दिया, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। और एग्जीक्यूटरी में क्या होता है, दैट विच नीड्स टू बी डन, ठीक है। एग्जीक्यूटरी मतलब जो अभी करना बाकी है। अब एक बात तय है, यानी कि पार्टीज को अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना अभी बाकी है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब जैसे कि मान लो कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो ऐसे भी हो सकता है जो पार्टली एग्जीक्यूटेड हो और पार्टली एग्जीक्यूटरी हो। फॉर एग्जांपल ए ने एग्री किया कि वो बी का घर पेंट करेगा। अब बी ने तो उसको पैसे दे दिए प्राइस, बट ए ने अभी पेंटिंग फिनिश नहीं की है, तो यहाँ पर बी ने एग्जीक्यूट कर दिया बट ए ने नहीं। तो ये हो गया पार्टली एग्जीक्यूटेड और पार्टली एग्जीक्यूटरी। ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं एनफोर्सिएबिलिटी के बेस्ड पर। एनफोर्सिएबिलिटी के बेस्ड पर एक होता है एनफोर्सिएबल, एक है अनएनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होता है जिसपे कोई भी लूप होल्स, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे जो प्रोविजंस है लॉ के वो फॉलो किए गए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट की, जो कि हम एनफोर्स नहीं कर सकते इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस पर टेक्निकल डिफेक्ट हो। यानी कि अब टेक्निकल डिफेक्ट कैसे हो सकता है कि हमने एक एग्रीमेंट तब किया जो कि अब जिसका टाइम बीत चुका है, ठीक है, या फिर कंडीशंस और टर्म्स जो हैं क्लियर नहीं है एग्रीमेंट की। ओके, अब मान लो जैसे लिमिटेशन एक्ट है, उसमें पीरियड डिसाइड होता है, अगर पीरियड जो है कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया गया था वो ओवर हो चुका है, तो ये क्या है, अनएनफोर्सिएबल है, क्योंकि टाइम इसका बीत चुका है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।